हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, द एज ऑफ सोशल चेंजेस। तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, द एज ऑफ सोशल चेंजेस। तो पहले चैप्टर में हम लोग देख चुके थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि फ्रीडम कैसे आया, लिबर्टी क्या है, ठीक है। फ्रीडम और लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं, उसमें कैसे इक्वलिटी लोगों में एग्जिस्ट की, है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured। तो क्या है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही सब लोगों को आइडिया मिला कि हाँ, जो अभी एग्जिस्टिंग सोसाइटी हमारी चल रही है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into states and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा था, ऐसे भी हम लोग देखते हैं क्या कि पहले जो हमारा अभी जो स्टेट्स, कंट्री, नेशन इसमें डिवाइडेड है हमारा, तो पहले ई स्टेट्स में डिवाइडेड था ऑर्डर में। जैसे हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा था, फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ऐसे डिवाइडेड था फ्रेंच सोसाइटी हमारा पूरा। और उस पर रूल किन का था, मोनार्कियल रूल था या फिर चर्च का या किंग का, है ना। तो ये चीज हमने देखा था उसमें। सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस। लेकिन जब रिवॉल्यूशन हुआ तब हमें लगा कि हाँ, हम ये जो फॉर्म चला रहा है मोनार्कियल गवर्नमेंट का फॉर्म, चर्च का फॉर्म, ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controlled social power began to be discussed। तो जब जैसे फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ तो लोगों ने इस चीज़ को देखा कि हाँ, वहाँ रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ जो गवर्नमेंट थी मोनार्कियल फॉर्म वो चेंज हो गई, वहाँ डेमोक्रेसी आया। तो फिर यूरोप, एशिया, पूरे जगह, पूरे अर्थ, पूरे हमारे अर्थ पर हर जगह जहाँ जहाँ कंट्री बसी हुई थी, सेटलमेंट था, ठीक है, हर जगह जो भी ये सिस्टम एग्जिस्ट हो रहा था मोनार्कियल वाला, तो सब लोगों ने फिर इसको डिस्कस करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने फ्रांस के रिवॉल्यूशन के बारे में सुना तब इन सब लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया कि हाँ, हम लोग भी अपने सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। ये जो मोनार्कियल लोग हम लोग पर दबाव बना के रखे हुए, हम लोग पर जुल्म कर रहे हैं, उनसे हम लोग फ्री हो सकते हैं, हमको फ्रीडम मिल सकता है, ठीक है। इन इंडिया, तो इंडिया में कौन थे, राजा राम मोहन राय और देरोजियो, जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात यहाँ लोगों को बताई और लोगों के अंदर फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स की जो भावना थी, ठीक है, उसको पैदा किया कि आप सिटीजन्स हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, आपको राइट्स मिलना चाहिए, ठीक है। The development in the colonies in turn reshaped these ideas of societal changes. Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society। लेकिन हर इंसान जो रहता था यूरोप में, तो हर लोग नहीं चाहता था कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सोसाइटी का, मतलब मोनार्कियल से जो लोगों के पास पावर जा रहा है, ठीक है, तो हर लोग ऐसा नहीं चाहता था कि हम लोग का गवर्नमेंट हट जाए, हमारा किंग हट जाए, ठीक है। Responses varied from those who accepted that some changes was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically। कुछ लोग चाहते थे कि ठीक है, चेंजेस आ रहा है लेकिन धीरे धीरे चेंजेस हो। कुछ चाहते थे कि एकदम से तुरंत राजा को ओवरथ्रो कर दो, फिर वहां पर हमारा डेमोक्रेसी लिया और लोगों को पूरा राइट्स दे दो, ठीक है। कुछ लोग ऐसा चाहते थे, कुछ लोग चाहते थे ठीक है धीरे धीरे हो, ग्रेजुअल शिफ्टिंग हो, कुछ चाहते थे कि रेडिकली हो। सो सम वर कंजर्वेटिव्स, अदर्स वर लिबरल्स और रेडिकल्स। तो जो चाहते थे कि धीरे धीरे चेंजेस हो, मतलब चेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आपको चेंज करके वहां पर आपको डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना है तो ठीक है करिए, लेकिन ग्रेजुअल शिफ्ट में चेंज हो, धीरे धीरे करके चेंज हो। लेकिन कुछ लोग थे लाइक लिबरल्स और रेडिकल्स, वो लोग चाहते थे कि रेडिकली चेंज हो सोसाइटी में। What did these terms really mean in the context of time? What separated these strands of politics and what linked them together? We must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts or at all time। हर टाइम पर या फिर हर केसेस में जरूरी नहीं था कि कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स, ये जो नाम दिए गए थे सोशल ग्रुप्स को, ये हर जगह फिक्स हो। मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी डिमांड अपनी थी। लाइक हम लोग चैप्टर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखे थे कि वर्कर्स ने अपना अपना डेवलपमेंटल गोल्स रखा हुआ था, अपने अपने सबके फ्रीडम के व्यू थे कि अगर हमको ये मिल जाए तो हम फ्री हो जाएंगे, हम फ्री कहलाएंगे, वेजेस कम हो जाए, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिले तो हमें फ्रीडम होगा, ठीक है। तो हर लोग का अपना अपना अलग अलग थॉट था।
वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी के टाइम पर पॉलिटिक्स में क्या हो रहा था इस चैप्टर में हम पूरा वही देखेंगे, एंड सी हाउ द इन्फ्लुएंस चेंज। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। और इस चैप्टर में हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक हिस्टोरिकल इवेंट देखेंगे ऐसा जिसमें सोसाइटी एकदम रेडिकली चेंज हुआ। ठीक है। Though the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century. रशिया में सोशलिज्म को एक्सेप्ट किया गया सोसाइटी को चेंज करने के लिए, सोसाइटी को डेवलपमेंट तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए रशिया में सोशलिज्म को सिलेक्ट किया गया था। तो अब सोशलिज्म क्या है, कंजर्वेटिव्स क्या है, लिबरल्स क्या है, रेडिकल्स क्या है, ये सब हम अब स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है, तो टॉपिक 1.1 है लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। तो सोसाइटी को चेंज करने में एक ग्रुप्स थे हमारे लिबरल्स के, जो कि चाहते थे कि हमारे देश में यानी कि रशिया में सभी तरीके का रिलीजन हो। ठीक है, वी शुड रिमेंबर एट दैट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। लेकिन उस टाइम क्या था कि रिलीजन के बेसिस पर बटा हुआ था यूरोपियन सोसाइटी हमारा। कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स को मानते थे, कुछ लोग लाइक ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटेन इंग्लैंड के चर्च को फेवर करता था। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च को मानते थे, यानी कुछ ऑर्थोडॉक्स को मानते थे, कुछ कैथोलिक चर्च को मानते थे। लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल्स। पहले तो था कि लिबरल जो था वो चाहता था कि सारे रिलीजन के लोग आपस में मिलजुल कर रहे। दूसरा, लिबरल्स पूरे के पूरे अपोज्ड में था ये जो डायनेस्टिक रूल चली आती है कि कोई किंग है तो फिर इसका सन फिर किंग बनेगा, फिर इसका सन किंग बनेगा। ठीक है, तो इस चीज के टोटली अपोज था। कौन अपोज था? लिबरल्स। ठीक है, और लिबरल्स और क्या चाहता था? वो चाहता था कि सारे रिलीजन आपस में मिलजुल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चाहता था, और इसके अगेंस्ट था डायनेस्टिक रूल्स के हमारा लिबरल्स। और क्या क्या था लिबरल्स का, देखते हैं। They wanted to safeguard the rights of individuals against government. They argued for a representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. However, they were not Democrats. तो क्या था कि ये जो लिबरल्स था हमारा, ये चाहता कि एक पार्लियामेंट बने। ठीक है, एक पार्लियामेंट बने थ्रू इलेक्शंस के थ्रू पार्लियामेंट बने हमारा, ये चाहता था। लेकिन ये डेमोक्रेट्स नहीं था, यानी कि ये ऐसा नहीं चाहता था कि ये जो इलेक्शन हो ये सभी लोग को इसमें राइट टू वोट मिल जाए। ठीक है, सभी लोग के लिए राइट टू वोट नहीं चाहता था। ये चाहता था कि जिसके पास प्रॉपर्टी है, जैसे सोसाइटी चली आ रही थी कि जिनके पास प्रॉपर्टी था उनको वोट करने का राइट था। लेकिन पहले क्या था कि ई स्टेट्स में डिवीजन था कि ई स्टेट्स आपको वोटिंग राइट करेगा। लेकिन लिबरल्स क्या चाहता था कि जिनके पास प्रॉपर्टी है, जितने भी लोग जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको वोट करने का राइट मिले। इसने क्या किया, नॉन प्रॉपर्टी वाले लोगों को और वुमेन को एक्सक्लूड कर दिया वोटिंग राइट से। ठीक है, इस वोटिंग राइट से इसने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया। They did not believe in universal adult franchise, that is the right of every citizen to vote. वो नहीं चाहता था कि हर नागरिक को वोट करने का राइट मिले। They felt men of property mainly should have the vote. They also did not want the vote for women. वो सिर्फ चाहता था कि जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको वोटिंग राइट मिले, और वो ये भी चाहता था कि वुमेन्स लोग को वोट करने का राइट ना मिले। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट अब इसी के अपोजिट रेडिकल्स था। रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। रेडिकल्स क्या चाहता था कि जिसकी मेजॉरिटी है देश में, ठीक है, जो ज्यादा अमाउंट में है, अगर कैथोलिक लोग हैं तो कैथोलिक का सरकार बनना चाहिए, ऑर्थोडॉक्स है तो ऑर्थोडॉक्स का सरकार बनना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का चेंजेस चाहता था, इस तरह की गवर्नमेंट चाहता था रेडिकल। मेनी सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रेगेट मूवमेंट्स। लिबरल्स ने क्या किया था, वुमेन्स को एकदम एक्सक्लूड कर दिया था। लेकिन जो रेडिकल्स थे ये लोग वुमेन्स को सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी वोट दिलाने के लिए ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे। Unlike liberals, they oppose the privileges of
ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। लिबरल्स क्या था ना कि बड़े बड़े लोगों को, लिबरल्स ने क्या बोला कि वोट करने का राइट मिले जिनके पास क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन जो हमारा रेडिकल्स था वो इसके अगेंस्ट था। उसका मानना था कि जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स लोग हैं, जिनकी बड़ी बड़ी जागीर है, संपत्ति है, यही लोग हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं, यही लोग हमारा हक मार रहे हैं। उसका ये मानना था रेडिकल्स लोगों का। They were not against the existence of private property but disliked concentration of property in the hands of few। वही जो मैंने बोला कि वो क्या था ना कि जो वो बोलता था कि जिसके पास ज्यादा संपत्ति है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा का सारा जितना भी प्रॉपर्टी हुआ जा रहा है बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कुछ लोग क्या होता है कि प्रॉपर्टी अपना बढ़ाया जाता है, गरीब को मार के पीट के उसकी भी जमीन को हथिया लेता है। तो इस चीज के अगेंस्ट था रेडिकल्स लोग कि ये जो भी कर रहा है ये गलत कर रहा है, कि किसी की जमीन को हड़पना नहीं, आपका जितना प्राइवेट प्रॉपर्टी आप उसमें खुश रहिए, ठीक है। अब कंजर्वेटिव्स का आते हैं। कंजर्वेटिव्स इस दोनों के अगेंस्ट में था, रेडिकल्स लिबरल्स दोनों के अगेंस्ट में था। After the French Revolution, however, even conservative had opened their minds to the need for change। लेकिन जब रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके बाद कंजर्वेटिव्स को भी लगा कि हाँ थोड़े बहुत चेंज करने चाहिए हमें। Earlier in the 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change। पहले क्या था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले वो लोग अपोज करता था, कंजर्वेटिव लोग, कि नहीं चेंजेस नहीं आने चाहिए। लेकिन रिवॉल्यूशन होने के बाद वो लोग बोला कि हाँ लाओ थोड़ा बहुत चेंज, ठीक है। By the 19th century, they accepted that some change was inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process। कंजर्वेटिव्स का कहना था कि ठीक है आप चेंजेस लाइए, लेकिन जो आपका किंग है, जो आपका गवर्नमेंट है, उसके साथ आप गलत नहीं करिए, ठीक है। उसको रिस्पेक्ट दीजिए, और जो आप चेंज ला रहे हैं इसको एक स्लो प्रोसेस के थ्रू लाइए, यानी कि धीरे धीरे करके डेवलपमेंट की तरफ ले जाइए। एकदम से नहीं कि एकदम से राजा को उखाड़ फेंके और अपना सत्ता जमा लिए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो अब सच डिफरिंग आइडियाज अबाउट सोसाइटल चेंज क्लैश ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल दैट फॉलोड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव्स भी आए, लिबरल्स भी आए, रेडिकल्स भी आए, सब लोग अपना अपना आइडिया जमाने लगा, जिसके वजह से काफी ज्यादा घमासान हुआ पूरे सोसाइटी में। The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies। लेकिन जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो फाइट हुआ, जितना भी, अब वो लोग उसकी बुराई कर रहा है, रेडिकल्स लिबरल्स की कर रहा है, लिबरल्स कंजर्वेटिव्स की कर रहा है, तो इन सब के वजह से जो भी वहां पर डेमोक्रेसी वगैरह जो भी सेटअप हुआ, जो भी गवर्नमेंट सेटअप हुई, उस पर एक लिमिट लग गया। अब दो अपोजिशन में है लोग, तो कोई भी कुछ ऐसा काम नहीं करेगा कि किसी की गवर्नमेंट खराब हो जाए। लाइक अगर कंजर्वेटिव्स की सरकार है तो कंजर्वेटिव्स कुछ ऐसा नहीं करेगा कि लिबरल्स लोग उस बात का फायदा उठाए और कंजर्वेटिव की सरकार को गिरा दे। तो इस वजह से गवर्नमेंट पर क्या हो गया, लिमिट लगने लगा। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस। These political trends were sign of a new time. It was a time of profound social and economic changes. It was a time when new cities came up and new industrialized regions developed, railways expanded and the industrial revolution occurred। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद का ही टाइम था जब इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप होना शुरू हो गए, ज्यादा से ज्यादा रेलवे का नेटवर्क और एक्सपेंड होने लगा, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज बसने लगे, ठीक है। और यहीं से ग्रो हो गया एक सोशल क्लास का, मिडिल क्लास का। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। काफी ज्यादा अमाउंट में लोग काफी रिमोट एरिया से, दूर दूर इलाके से वहां पर बसना शुरू हुए जहां पर इंडस्ट्रीज आ गई थी। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। लेकिन यहाँ लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, लोगों से काम ज्यादा करवाया जाता था, वेजेस उसके अकॉर्डिंग में कम दिया जाता। तो इस वजह से लोगों के मन में डिसकंटेंट फैल गया, ठीक है। नाखुश होने लगा लोग कि भाई बहुत ज्यादा हमारे अगेंस्ट हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, काम ज्यादा करवा रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। Unemployment was common, particularly during times of low demand for industrial goods. Housing and sanitation were problems since towns were growing rapidly. Liberals and radicals searched for solution to these issues। पहले क्या था, रॉ मटेरियल उतना नहीं था, मतलब जब नई नई इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू हुई थी तो उस टाइम ज्यादा रॉ मटेरियल नहीं था, नहीं ज्यादा डिमांड था फैक्ट्री गुड्स का। तो लोग उस टाइम पर जो भी लोग फैक्ट्री को देखकर फैक्ट्री के बाहर से आ गए थे फैक्ट्री में काम करने के लिए, उस टाइम पर लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ा था। उस टाइम अब बाहर से लोग आए तो रहने के लिए उनको घर भी चाहिए,
तो हाउसिंग की फैसिलिटी, सैनिटेशन की फैसिलिटी, इन सब फैसिलिटी में काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होने लगा। तो इसी सबको मुद्दा बना लिया किसने? लिबरल्स और रेडिकल्स ने। इन सबको मुद्दा बनाकर अपना पॉलिटिकल एजेंडा बना लिया। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो अमीर लोगों की प्रॉपर्टी थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्फ वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। अब एक क्या है, जो लिबरल्स और रेडिकल्स लोग थे ना, वो लोग खुद प्रॉपर्टी वाले लोग थे, इसलिए उनका थिंकिंग था, लिबरल्स का थिंकिंग था ना कि जितने प्रॉपर्टी वाले हैं उनको मिलना चाहिए राइट वोट करवाने का, ठीक है, ऐसा उन लोग का थिंकिंग हो गया था। Having made their wealth through trade or industrial ventures, they felt that such effort should be encouraged, that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. Opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprises. अब क्या था कि जो हमारे लिबरल्स और रेडिकल्स लोग थे, इन लोगों का मानना था कि अगर जो हमारी सोसाइटी है अगर पढ़ी लिखी होगी, एजुकेटेड होगी, हेल्दी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा काम करेगी। इसका मानना था कि जो लोग रिच हैं, मतलब जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है, वो काम प्रोवाइड करेंगे, और जो लोग पुअर हैं, जो अनएजुकेटेड है, रिच है जो एजुकेटेड है और हेल्दी है, ठीक है, और पुअर है जो अनएजुकेटेड है और अनहेल्दी है। तो लिबरल्स और रेडिकल्स लोग का मानना था कि ये लोग इंडस्ट्री प्रोवाइड करेंगे, ये लोग इंडस्ट्री का सेटअप करेंगे, ठीक है, और ये लोग उसमें वर्कर की तरह काम करते रहेंगे। तो ये मानना था लिबरल्स का और रेडिकल्स का। लेकिन खुद सोचिए कि अगर यही लोग प्रोवाइड करते रहेंगे इंडस्ट्री, और ये लोग वर्क प्रोवाइड करेंगे, काम प्रोवाइड करेंगे, तो प्रॉफिट किसके पास जाएगा? इसके पास। तो क्या होगा? अमीर और अमीर होता जाएगा, है ना। तो लिबरल्स और रेडिकल्स का मानना था कि लोगों को एजुकेटेड होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ताकि वो सोसाइटी का अच्छे से डेवलपमेंट कर सके। If freedom of individual was ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that societies would develop. तो उसका यही मानना था कि अगर जो रिच है वो ऑपरेट करेगा इंडस्ट्री को, और जो पुअर है वो काम करता रहेगा, तो अगर इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी लोगों की, और एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा कि लाइक ज्यादा ज्यादा काम करवा रहे, पैसा नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि सोसाइटी उसमें डेवलप कर जाए ऐसे सिचुएशन में। Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. तो अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम पर, 19th सेंचुरी कहने का मतलब है 1800 से 1900 के बीच का टाइम, ठीक है, ये हो गया आपका 19th सेंचुरी। तो क्या है कि अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम पर, यानी कि 1800 से समथिंग 1820 तक, ठीक है, तो अर्ली 19th सेंचुरी में जो लोग थे, तो इन्होंने बोला, लिबरल्स और रेडिकल्स ने कि आप ऐसा वाला सिस्टम स्टार्ट करवाइए, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन मत करिए, एक्सप्लॉइटेशन मत करिए। तो ये जो एक्सप्लॉइटेशन नहीं करिए, ये जो एजेंडा इन्होंने उठाया लिबरल्स और रेडिकल्स ने, तो इसके बेसिस पर जितने भी लोग थे 19th सेंचुरी के टाइम पर, अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम पर, सब इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिए, इन दोनों को, लिबरल्स और रेडिकल्स को, ठीक है, उन दोनों को सपोर्ट करना शुरू कर दिए। Some nationalist liberals and radicals wanted revolution to put an end to the kind of government established in Europe in 1815. याद है आपको कि 1815 के टाइम पर कंजर्वेटिव्स की सरकार बन गई थी। तो जितने भी नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, सब चाहते थे कि एक ऐसा रिवॉल्यूशन करा जाए। रिवॉल्यूशन बोलते हैं जिसमें हम लोग हथियार का यूज करके किसी अपोजिट पार्टी को हम लोग डाउन कर दे, मतलब गिरा दे, खत्म कर दे, ध्वस्त कर दे। तो इन लोग कहना था, नेशनलिस्ट का, लिबरल्स का, रेडिकल्स का, कि हम लोग रिवॉल्यूशन करते हैं और रिवॉल्यूशन करके इसका तख्ता पलट कर देते हैं, गवर्नमेंट को हटा देते हैं। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकम रिवॉल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। तो इन्होंने रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया फ्रांस में, इटली में, जर्मनी और रशिया में। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट्स। नेशनलिस्ट ने बोला कि रिवॉल्यूशन के थ्रू हम एक ऐसे नेशन की फॉर्मेशन करेंगे जहां पर सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिलेगा, और इसी आइडिया पर, इसी फ्रेमवर्क पर
काम किया गुसेपी मैज़िनी ने 1815 के बाद। गुसेपी मैज़िनी एक इटालियन नेशनलिस्ट थे। नेशनलिस्ट एलवेयर सब जगह अब ये प्रोसेस शुरू होने लगा, रिवॉल्यूशन करके नेशन बनाने का काम शुरू हो गया ताकि नेशन में सभी सिटीजन्स को उसके इक्वल राइट्स मिल सके, जिसमें हमारा इंडिया भी था। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, अब यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया? Perhaps one of the most far-reaching visions of how society should be structured was socialism. जो सबसे आखिर में सबसे लंबा टाइम तक चलने वाला जो आइडिया था ना हमारे हिस्ट्री में फ्रीडम के लिए, वो था सोशलिज्म का आइडिया। By the mid 19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. मिड 19th सेंचुरी आते आते तक सोशलिज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत ज्यादा फैल गया। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। सोशलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे और मानते थे कि सारे फसाद की जड़ यही है। अब ऐसा क्यों उन लोगों का कहना था? इंडिविजुअल्स ऑन द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रॉपर्टी वर कंसर्न्ड ओनली विद पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। सोशलिस्ट का कहना था कि ये जो सिस्टम आपका चला आ रहा है, ये वाला सिस्टम जो चल रहा है, ये सिस्टम गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता रहेगा तो जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है, अब काम कर रहा है कौन लोग? वर्कर लोग, ठीक है, काम कर रहा है वर्कर लोग, लेकिन प्रॉफिट किसके पास जा रहा है? सारा इंडस्ट्रियलिस्ट लोग के पास। तो इससे सोसाइटी का तो भला नहीं हो रहा, इन लोगों का तो अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन इन लोगों का बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो उनका मानना था कि ये सिस्टम को खत्म किया जाए, ये सिस्टम गलत है, ठीक है। किनका मानना था? सोशलिस्ट का। सो इफ सोसाइटी एज अ होल रेदर देन अ सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। सोशलिस्ट वांट दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। वो चाहता था कि सभी लोग मिलकर काम करें और प्रॉफिट भी सभी लोगों में इक्वल बटे। सोशलिस्ट का ये कहना था, सब लोग काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी उस हिसाब से सभी में इक्वली बटना चाहिए, और इसी के लिए वो लोग अपना कैंपेनिंग कर रहा था सोशलिस्ट लोग। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? तो सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने का क्या बेसिस था? कैसे प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट या फिर सभी लोग मिलकर ऑपरेट करेंगे, इस चीज को हम देखना है। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। जितने भी सोशलिस्ट थे उनका अपना अलग ही एक अनुमान था हमारे फ्यूचर को लेकर। Some believed in the idea of cooperatives. कुछ का मानना था कि लोग आपस में मिलकर कोऑपरेट करके सोसाइटी को डेवलप करा सकते हैं, और कुछ का मानना था कि गवर्नमेंट का हेल्प लेकर कॉर्पोरेशन को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेशन करवाया जा सकता है, ठीक है। रॉबर्ट ओवेन, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana. तो यूएसए में एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, यानी कि एक कंपनी के, एक इंडस्ट्री के मालिक थे रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग न्यू हार्मोनी नाम से एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाएंगे, यानी कि एक समाज बनाएंगे, एक सोसाइटी ग्रुप एक बनाएंगे, जिसको हम लोग न्यू हार्मोनी नाम देंगे, जिसमें हम लोग सोशलिज्म के आइडिया को एक्सेप्ट करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे, सब मिलकर प्रॉफिट शेयर करेंगे। Other socialists felt that cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiative. They demanded that government encourage cooperatives. और वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका मानना था कि सिर्फ इंडिविजुअल के कोशिश से सोसाइटी को हम लोग डेवलप नहीं कर सकते हैं। ये जो सोशलिज्म का आइडिया है इसको हम लोग वाइड स्प्रेड नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसके लिए गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ मिलकर काम करेगी तो हम ये जो कम्युनिटी ऑपरेटिंग कम्युनिटी का ये जो कोऑपरेटिव रोल है ये ज्यादा फेमस होगा, ये ज्यादा वाइड स्प्रेड होगा। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लैंक wanted the government to encourage cooperative and replace capitalist enterprises. तो फ्रांस में एक आदमी थे लुइस ब्लैंक, तो उनका मानना था कि गवर्नमेंट हमारे साथ काम करे और जो भी कैपिटलिस्ट है, जो भी इंटरप्राइजेस है, उनको हटाया जाए और कम्युनिटी को वहां पर कॉपरेशन का रोल दिया जाए। These cooperatives were to be association of people who produce goods together and divided the profits according to the work done by members. तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी ये कुछ इस तरीके से काम करेगी कि सभी लोग मिलकर प्रोड्यूस करेंगे गुड्स को, और जो भी उससे प्रॉफिट एक्वायर्ड होगा वो सभी लोग आपस में बांट लेंगे, सारा प्रॉफिट आपस में लोग शेयर कर लेंगे। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स एडेड अदर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्गुमेंट।
अब कुछ लोग अपना अपना भी दिमाग दे रहे थे, कुछ कुछ अपना अपना आइडिया दे रहे थे, लाइक कार्ल मार्क्स हो गए, फ्रेडरिक एंगल्स हो गए। मार्क्स ने कहा, Marx argued that industrial society was capitalist. Capitalists owned the capital invested in factories, and the profit of capitalist was produced by workers. The condition of workers could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalists. Workers had to overthrow capitalism and the rule of private property. मार्क्स का कहना था, कार्ल मार्क्स का, कि जितना भी प्रॉफिट हो रहा है सारा इंडस्ट्रियलिस्ट लोग के पास जा रहा है, तो अगर उस प्रॉफिट को इन वर्कर्स लोग के पास देना है, इनको इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, इनको वेल्दी बनाना है, तो इन इंडस्ट्रियलिस्ट को, जिसको उन्होंने कैपिटलिस्ट नाम दिया था, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट को वो लोग, कार्ल मार्क्स ने कहा था कैपिटलिस्ट, तो इन कैपिटलिस्ट को हमको उखाड़ फेंकना होगा, इसका यहां से सत्ता खत्म करना होगा, तब जाके ये वर्कर लोग की अपलिफ्टमेंट होगी, ये लोग रिच बनेंगे। ये कहना था किसका? कार्ल मार्क्स का। मार्क्स बिलीव्ड दैट to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. This would be a communist society. कार्ल मार्क्स जो थे वो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाना चाहते थे। कार्ल मार्क्स एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाना चाहते थे जिसमें सारे के सारे प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट की कंट्रोल हो, और वो गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चलाई जानी चाहिए, ठीक है, लोग उस गवर्नमेंट को रन करेगा और सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हाथ में होगी, ऐसा मानना था मार्क्स का। He was convinced that workers would triumph in their conflict with capitalists. A communist society was the natural society of the future. उनका मानना था कि वर्कर्स के जब तक कैपिटलिस्ट लोग के अंडर में रहेगा तब तक उनको इन सब के ग्रेवियंसेस, ये सब जो भी उनके साथ गलत हो रहा है, उनको जो डाउन ट्रोडन किया जा रहा है, ये सब फेस वो लोग करते रहेंगे। तो अगर हम कम्युनिस्ट सोसाइटी बेस्ट करेंगे तो फ्यूचर तक हमारे ये चलता रहेगा, यानी कि इनका डेवलपमेंट होगा यहाँ के वर्कर्स का। अब सोशलिज्म को सपोर्ट कैसे कैसे मिला वो देखते हैं। बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडियाज थ्रू द यूरोप, तो पूरे यूरोप में 1870 तक सोशलिस्ट का आइडिया फैल गया। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी, अपने एफर्ट को, अपने कोशिश को सक्सेस करने के लिए, यानी कि कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए सोशलिस्ट ने क्या किया, एक इंटरनेशनल बॉडी बनाया जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। ये क्या कर रहा था? सेकेंड इंटरनेशनल सभी जगह पर, जितना भी इंटरनेशनल सारा जगह है वहां पर सोशलिज्म के आइडिया को स्प्रेड कर रहा था, फैला रहा था। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। जर्मनी में, इंग्लैंड में वर्कर्स लोग ने अपना एसोसिएशन बना लिया और डिमांड करने लगा कैपिटलिस्ट की, जो अब हम लोग का भी अपलिफ्टमेंट किया जाए, हम लोग को अब आपकी प्रॉपर्टी में से कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिया जाए, हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका हमें अच्छा प्रॉफिट मिले। They set up funds to help members in times of distress and demanded a reduction of working hours and the right to vote. उन्होंने अपना जो एसोसिएशन बनाया उसमें लोग पैसा फंड ऑर्गेनाइज करने लगे, पैसा जमा करने लगे, ताकि किसी को कभी भी पैसे की जरूरत पड़े तो उस पैसे से उसको फुलफिल किया जा सके, बाद में वो पैसा इंटरेस्ट के साथ भर देगा। और उन्होंने क्या किया कि बोला, डिमांड किया कैपिटलिस्ट से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, कि आप लोग हमें जो हमारा जो वर्किंग आवर है उसको कम करें और हमें राइट टू वोट दें। जर्मनी में इन एसोसिएशन को, जो भी वर्कर का जो एसोसिएशन बना था, वहां जर्मनी में एसपीडी पार्टी ने इनको सपोर्ट किया और इनका जो कैंपेन चल रहा था वर्कर्स लोग का उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाया। एसपीडी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। By 1905, socialist and trade unionists formed a labor party in Britain and socialist party in France. तो 1905 आते आते तक सोशलिस्ट ने और ट्रेड यूनियनिस्ट ने, सोशलिस्ट ने क्या किया, ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनाया और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनाया। किसने किसने? सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट ने, यानी कि ट्रेड का जो भी यूनियन बना था उसके जो हेड थे और जितने भी सोशलिस्ट लोग थे उन्होंने मिलकर एक लेबर पार्टी ब्रिटेन में बना दिया, एक सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में बना दिया। हालांकि 1940 तक सोशलिस्ट कभी भी गवर्नमेंट में अपना कदम नहीं रख पाया, अपना बेस नहीं जमा पाया, लेकिन उनका जो आइडिया था उस आइडिया ने गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन में, गवर्नमेंट के कानून में चेंजेस जरूर ले आए, ठीक है। और गवर्नमेंट हमारी उस टाइम तक कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल से ही चल रही थी। जो हमारे सोशलिस्ट थे उनको गवर्नमेंट नहीं मिली थी चलाने के लिए, लेकिन उनके जो लॉज थे उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।